देखें, सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं। नेक्स्ट जेएस जो है, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको मिलती हैं यहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ फोल्डर। तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर है, एसआरसी का फोल्डर है, और 10 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको मिलती हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं इनको हम देख चुके हैं पहले ही। हमारा जो काम है वो एस आर सी के अंदर होता है। एस आर सी के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एस आर सी, तो एस आर सी के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक हमें मिलता है हमारा फोल्डर ऐप का, और एक हमें मिलता तो नहीं है, बनाना पड़ता है। तो वो होता है कंपोनेंट का फोल्डर। कंपोनेंट के फोल्डर में हम अपने क्या करते हैं, कंपोनेंट्स रखते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, वो हम कंपोनेंट के फोल्डर में रखेंगे। और ऐप का जो फोल्डर है, वो ऐप का फोल्डर जो है वो राउटिंग के लिए होता है। तो राउटिंग के मतलब अभी आप ये याद रखें कि पेजेस, आपके पेजेस जितने ज़्यादा पेजेस आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। उसके लिए उतने ही राउट आपको बनाने पड़ेंगे। तो ऐप रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वेब पेजेस के लिए। उसके लिए हम राउट बनाते हैं ऐप के अंदर। ये सारे छोटे छोटे ये जो फोल्डर बनाए, ये मैंने राउट्स बनाए हुए हैं। मतलब राउट मतलब पेजेस। अभी आपको नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन जब आपने की, तो उसने आपको फ्री में, मुफ्त में क्या दिया, एक पेज बना कर दिया। और वो होता है पेज डॉट टी एस एक्स। वो मिलता कहाँ पर है, वो ऐप के अंदर ही हमें उसने दिया है, पेज डॉट टी एस एक्स बनाकर। ऐप के फोल्डर में सारी राउटिंग का जो भी सिस्टम है ना, वो ऐप के फोल्डर में। और जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब रिएक्ट से रिलेटेड चीज़ें, वो कंपोनेंट के फोल्डर में हम बनाएंगे अपने कंपोनेंट्स। तो ये दो हैं, ये एस आर सी के अंदर होते हैं। तो एस आर सी को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। एसआरसी को मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो ये कंपोनेंट आपको मिलता नहीं है। तो जब मिलता नहीं है तो मैं सिर्फ इसके नाम को कॉपी करके इस फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें नहीं मिलता इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। हमें क्या मिलता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ये चीज़ मिलती है एसआरसी, उसके अंदर ऐप का फोल्डर। ऐप का जो फोल्डर है, ऐप के फोल्डर में यहाँ पर हमें पेज डॉट टी एस एक्स, लेआउट और ग्लोबल सी एस एस की तीन फाइलें मिलती हैं। फॉन्ट और ये जो फेवी आइकन है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर आपको जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो जब आप नई इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो उस टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी यहाँ पर लिखी होती हैं रिटर्न के अंदर। इसके स्ट्रक्चर को ज़रा समझते हैं, पेज डॉट टी एस एक्स के स्ट्रक्चर को ज़रा समझते हैं। तो पेज डॉट टी एस एक्स जो है, जब आप पहली दफ़ा नेक्स्ट को इंस्टॉल करते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर आपको रिटर्न के अंदर, आप कहीं भी मत जाइएगा, आप रिटर्न को देखिएगा। रिटर्न के अंदर जो, या तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि या तो फ्रैगमेंट या फिर डिव, दोनों का काम क्या है कि इसकी डिमांड थी कि रिटर्न करो सिंगल एच टी एम एल एलिमेंट को। तो हमने क्या किया, हमने एक फ्रैगमेंट लगा के सिंगल एच टी एम एल एलिमेंट के अंदर हम अपनी सारी चीज़ें लिख देंगे। तो या तो आप फ्रैगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसकी जगह डिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको बताए, तो आपको रिटर्न के अंदर जो है ना, या तो डिव दिखेगा या फ्रैगमेंट दिखेगा। मेरे ख्याल से शायद डिव आता है शायद, जब नेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा होता है ना बहुत सारा कोड, तो इसमें शायद वो डिव रिटर्न करता है। कंफर्म जी नहीं, आप सर, देख, डिव होता है। हाँ जी देख सर। लीजिएगा आप। तो डिव डिव, होता है सर, डिव। डिव से अंदर आकर, डिव में बहुत सारी टेलमेंट सीएसएस भी लगी होती है, आपको रखना है रख सकते हैं, नहीं रखना है हटा सकते हैं। तो उस पूरे के पूरे डिव को ही आप डिलीट कर दें। रिटर्न के अंदर देखें, रिटर्न को आप इस तरह खाली करके इस तरह रख लीजिएगा कि आपका एक फंक्शन है, उसका एक नाम है, और करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न है। तो ये हो गया आपका एक पेज डॉट टी एस एक्स का कंपोनेंट है, होम का कंपोनेंट है जो कि पेज डॉट टी एस एक्स का है। ये रिस्पॉन्सिबल है आपके चीज़ों को दिखाने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल कैसे है, ये रिस्पॉन्सिबल ऐसे है कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ H1, और यहाँ पर मैं लिखूँ आई एम होम पेज, तो इससे मैं चलाता हूँ npm run,
डेव। नोड जेएस का सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और ये अब मेरे 3000 पोर्ट के ऊपर मुझे मैं चीज़ें दिखाएगा। तो अभी कंपाइलेशन स्टार्ट हुई है उसकी, वो मेरे कोड को कन्वर्ट कर रहा होगा, और कन्वर्ट करके वो मुझे यहाँ पर रेंडर करके दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे उसने होम का एक H1 दिखा दिया है। तो ये जो मुझे इसने दिखाया है, ये रिटर्न के साथ मैंने लिखा था H1, रिटर्न के बिल्कुल साथ मैंने लिखा था H1, और इसने आई एम होम पेज दिखा दिया। तो रिटर्न, इसके रूल को आपको ये समझना था कि बेसिक तीन रूल थे। फंक्शन का नाम, फंक्शन तो क्योंकि अब हम सीख चुके हैं कि अब हमने क्या सीखा है कि फंक्शन नहीं होता, ये कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट होता है ये। तो कंपोनेंट का नाम पास्कल केस में होगा, और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है ये रिटर्न सिंगल HTML एलिमेंट। तो ये जो रिटर्न है वो आपके HTML को दिखाता है। HTML जितने भी आप लिखते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, वो रिटर्न के साथ ही लिखते हैं। तो रिटर्न में के बाद अगर आपके पास बहुत सारे HTML के एलिमेंट हैं, तो आप क्या करें, आप इसको एक फ्रैगमेंट में रख सकते हैं या डिव में रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस पूरे के पूरे H1 को कट करता हूँ। यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक फ्रैगमेंट, और इस फ्रैगमेंट को मैं कहता हूँ कि ये अपने अंदर H1 को रख ले। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं रिफ्रेश करके। तो मुझे रिफ्रेश करने के बाद भी आई एम होम पेज नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि ये किस तरह चल रहा है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि page.tsx जो है ना, वो है हमारे पेज के लिए हमारे पेज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मैं, लेट सपोज, इस page.tsx, ये जो मुझे दिखा रहा है, मैंने page.tsx के रिटर्न में ही तो लिखा है ये आई एम होम पेज। अगर मैं एक काम करूं सिर्फ देखने के लिए कि मैं इस page.tsx को ही डिलीट कर दूं, तो फिर क्या होगा, रिफ्रेश करके देखते हैं। फिर मुझे क्या मिलता है, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। मतलब 404 के मतलब है कि भाई ऐसी कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर, मतलब इसमें कुछ है नहीं, ये पेज है, ये पेज है ही नहीं। तो आपको इस एरर से ये चीज माइंड में क्लिक कर गई होगी कि ये जो पेज है, इस पेज का जो ताल्लुक है वो page.tsx से होता है। तो मैं वापस ले आता हूँ Ctrl Z करके, page.tsx को वापस ले आता हूँ। तो दोबारा से चेक करते हैं रिफ्रेश करके। अब वो पेज मुझे दिखा रहा है जो मैंने लिखा था, आई एम होम पेज। तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई हमें ये बात। अब जो है, मैंने आपको नोट करने के लिए ये बोला था कि जब आप npm रन डेव करें, मतलब अपने लोकल होस्ट को चलाएं, तो लोकल होस्ट को चलाने से पहले मैं आपको दूसरे टर्मिनल में दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर। तो आप सिर्फ ये नोट कर लीजिएगा कि जो ये आपके फोल्डर का नाम यहाँ पर दिखा रहा है, और जिसके अंदर आपकी ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, उस फोल्डर का नाम, ये दोनों नाम सिमिलर हैं। उसके बाद आप npm रन डेव कीजिएगा, ताकि वो आपको एरर ना दे। उसके बाद जो है, अब हम यहाँ से सिर्फ दो सिंपल सी चीजें समझेंगे। एक तो ये कि ये जो आपका कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट जो होता है वो रिटर्न के अंदर HTML को चलाता है। ये आपको याद रखना है। और अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट लिखना है, तो आप रिटर्न से ऊपर, फंक्शन के अंदर की ही बात कर रहा हूँ मैं, फंक्शन से बाहर निकल के बात नहीं कर रहा मैं। रिटर्न के ऊपर थोड़ी जगह बनाते हैं, देखें। यहाँ ऊपर की तरफ आप पूरा टाइप स्क्रिप्ट जो भी आपका है वो लिख सकते हैं, और रिटर्न के अंदर आप HTML लिखते हैं। ये है, दो हिस्सों में ऐसे हम डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, रिटर्न के अंदर HTML, बाउंड्री बना देते हैं हम यहाँ पर, देखें बाउंड्री बनाते हैं एक। यहाँ पर ये रिटर्न
है, इसके अंदर क्या आएगा, HTML आएगा। और यहाँ पर इस जगह पर ऊपर, मतलब रिटर्न से ऊपर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, रिटर्न के अंदर HTML, ऊपर टाइप स्क्रिप्ट। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, वो कैच क्या है कि अगर आपको HTML के अंदर ज़रूरत पड़ गई टाइप स्क्रिप्ट की, तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाकर भी टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं अंदर। लेकिन अगर आपको HTML की ज़रूरत पड़ गई टाइप स्क्रिप्ट में, तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर यूज़ नहीं कर सकते। देखें, हमने दो बाउंड्री बनाई, दो जगह बना दी अलग अलग, सेपरेट कर दिया दोनों को, बोला कि रिटर्न के अंदर HTML लिखेंगे, तो सही है, लिखेंगे, समझ में आ गई बात। और ऊपर हम टाइप स्क्रिप्ट की जो भी लॉजिक है, इफ एल्स फॉर लूप, आपके जो भी दूसरी चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें ऊपर हम लिख सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो जो टाइप स्क्रिप्ट में करते थे हम। तो ये तमाम चीज़ें ऊपर की तरफ लिख सकते हैं हम। और फंक्शन से बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फंक्शन के अंदर ही लिखना है। फंक्शन मतलब कंपोनेंट से, सॉरी, कंपोनेंट के बाहर भी लिख सकते हैं आप, और रिटर्न से ऊपर भी लिख सकते हैं आप। तो टाइप स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, HTML आप रिटर्न के अंदर लिखेंगे। HTML के अंदर एक कैच क्या बताया मैंने, कि HTML के अंदर अगर आपको उसके बीच में, जैसे HTML लिखा है उसके बीच में अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल यूज करना है या टाइप स्क्रिप्ट यूज करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अपना नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट जैसे आप लिखते हैं वैसे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख पाएंगे। आपको परमिशन होगी कि एच टी एम एल के बीच में आप टाइप स्क्रिप्ट लिख पाए। मतलब अगर मैं इसको आपको बताऊं तो मैं शायद इस तरह बता सकता हूँ कि HTML के बीच में आप यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट लिख पाएंगे, ऐसे आप यहाँ पर एच टी एम एल इनके बीच में आप टाइप स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। टाइप स्क्रिप्ट लिखने का मतलब ये होता है कि कोई वेरिएबल यू आपने ऊपर बनाया, नीचे यूज कर लिया, ऐसे करके आपने ऊपर एरे बनाया, नीचे पूरा मैप का मेथड लगा दिया, मैप के मेथड से आपने कुछ चीज़ें मंगवा ली। तो HTML के बीच में करके आप टाइप स्क्रिप्ट को कर्ली ब्रैकेट की मदद से यूज कर सकते हैं। ये है इसमें सिर्फ जो हमने दो सेपरेशन करके दो चीज़ें अभी सीखी हैं। सर मतलब मैप का मेथड अगर लगाना है तो उसके पहले का कोड भी एचटीएमएल का होना चाहिए और उसके बाद का भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है आपको। फिर ऐसा है कि टाइप स्क्रिप्ट अगर यूज करने हैं ना HTML में, देखें मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इस तरह करते हैं हम कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट, और माय नेम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ताहा लिख देते हैं। तो ये मेरा नाम है। अब मैं, ये लिखा हुआ है आई एम होम पेज, ठीक है, और यहाँ पर मैं होम पेज को रखता हूँ, एक दूसरा H1 बना लेते हैं। यहाँ पर इस जगह पर मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज, और इसको मैं लाकर कॉपी कर देता हूँ, ये माय नेम यहाँ से मैंने किया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो देखें, ये जो है ये आपको क्या रेंडर करके देगा यहाँ पर, अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ, तो ये देखें यहाँ पर क्या रेंडर करके दे रहा है, माय नेम इज माय नेम। तो वेरिएबल को तो नहीं लिख पाया ना मैं इस तरह, ये तो सिंपल टेक्स्ट हो गया जैसे हम लिखते हैं। जी। तो अब अगर ये वेरी इसको मैं कैसे समझाऊं HTML को कि भाई ये वेरिएबल है, एक ऊपर बनाया मैंने वेरिएबल, वो लिखा है मैंने ये, तो ये वेरिएबल टाइप स्क्रिप्ट का है पार्ट है ना। सर तो HTML के बीच में अगर हमें लिखना है टाइप स्क्रिप्ट को, तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर मैं सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में डाल दूं और यहाँ पर रिफ्रेश करूं, तो देखें, जी सर, सर वो आपने एक मेथड कहा ना, मेथड कैसे यूज कर पाएंगे? मेथड भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर अगर आप, मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम
यूएल एलाइज पर काम करेंगे ना अभी, तो उसके अंदर हम एरे के अंदर कुछ चीजें रख के मैप का मेथड यहाँ पर लगा के उसको दिखा देंगे, या फॉर ईच लगा लेंगे मैप का मेथड लगाकर, तो वो टाइप स्क्रिप्ट पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस तरह समझें, ये शायद इस तरह आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए कि अगर लेट सपोज यहाँ पर मैं ये मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2+2, तो ये मुझे क्या दिखाएगा? ये मुझे दिखाएगा ये एज इट इज इसको, दिखाएगा। ये एज इट इज दिखाएगा क्योंकि ये इसको टेक्स्ट हम्म। कंसिडर करेगा टू जी। प्लस टू लेकिन अगर मैं इसको एक कर्ली ब्रैकेट में रख दूं तो ये मुझे 4 दिखाएगा। जी सही सही। तो टाइप स्क्रिप्ट की जो कैलकुलेशन हो गई, टाइप स्क्रिप्ट की जो चीज़ें हो गई, वेरिएबल को बनाते थे, यूज़ करते थे, वो हम कर्ली ब्रैकेट लगाकर HTML के बीच में, HTML के अंदर मतलब हम कर पाते हैं, सिर्फ हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है बस। तो ये है, ये क्लियर है आप लोगों को? अभी हमने पिछले दिनों एक चीज़ पढ़ी थी, वो ये चीज़ पढ़ी थी कि जो TS का एक्सटेंशन होता है, TS का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है टाइप स्क्रिप्ट के लिए, और एक एक्सटेंशन है TSX। तो TSX का जो एक्सटेंशन है वो है टाइप, आधा टाइप स्क्रिप्ट और आधा HTML, मतलब उसमें आप टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, एक ऐसा एक्सटेंशन है ये कि आप इसमें टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और आप HTML भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल HTML अगर हम लिखें ना, तो नॉर्मल HTML के बीच में कर्ली ब्रैकेट लगा के हम नहीं कैलकुलेशन करवा सकते। इसी तरीके से आप टाइप स्क्रिप्ट के बीच में HTML नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इन्होंने जो TSX या JSX जिसको कह रहे हैं आप, JSX मत बोलें, आप TSX ही बोलें, तो ये जो TSX है, ये जो TSX है ये थोड़ा स्पेशल टाइप का TSX है जो कि HTML और टाइप स्क्रिप्ट दोनों को एक ही टाइम पर आपको एक ही जगह पर यूज करने देता है। तो ये चीज़ हमने अभी पिछले दिनों समझी थी कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मल HTML नहीं आप लिख सकते, और HTML के अंदर नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट आप नहीं लिख सकते। और TSX एक ऐसी, आप कह लें एक्सटेंशन है, एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं एट अ टाइम, दोनों उसी वक्त। तो ये जो रिटर्न करता है ये HTML रिटर्न करता है बिल्कुल, तो इसको हम HTML नहीं कहते। तो जो अभी उन्होंने कहा है ना कि JSX रिटर्न करता है, तो सही वर्ड इसका यही है कि हम कहेंगे कि रिटर्न क्या कर रहा है ये, बताएं। सर रिटर्न भी एचटीएमएल कर रहा है। सर नहीं, ये जे HTML जे कर रहा JSX रिटर्न कर रहा है ये। है CSX। ये जो आपको दिख रहा है HTML की तरह और इसके बीच में आप टाइप स्क्रिप्ट भी लिख पा रहे हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो ये बेसिकली एक JSX है, या TSX बोल रहे हैं इसको। TSX से ज्यादा सर बेहतर हमें समझ जे आएगा। एक, JSX TXX ठीक है सर। जावास्क्रिप्ट की फाइल का होता है टाइप ना स्क्रिप्ट सर। एक्सएमएल ठीक है सर। हाँ, तो हाँ। TSX रिटर्न कर रही है एक ऐसी HTML जिसके बीच में आप टाइप स्क्रिप्ट भी लिख पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये TSX रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर है ये कि ये रिटर्न HTML नहीं कर रहा है, ये TSX रिटर्न कर रहे हैं। यस ठीक है सर। सर। देखें, क्लियर है। हम थोड़ा थोड़ा करके सीख जाएंगे, एकदम से जो इसकी टर्मिनोलॉजीज, जो इसके नाम हैं और जो दूसरे जो जार्गन्स हैं उसको हम नहीं समझ पाएंगे अगर बिल्कुल एकदम से जो है ना सारे नाम ही चेंज हो जाएं तो स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। जैसे पहले हमने इसको फंक्शन फंक्शन बोला, अब पता चल गया कि ये कंपोनेंट होता है, तो अब हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो रिटर्न के अंदर अगर आप कह रहे हैं कि HTML रिटर्न होता है तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हम कहेंगे कि TSX रिटर्न करता है ये। तो ये TSX रिटर्न करता है, और हमने दो सेपरेशन भी देख ली। रिटर्न के अंदर आप लिखते हैं TSX और बाकी जो ऊपर है वो आप लिख सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट को, और लिखते ऊपर। तो देखें, इस तरह है कि अभी हमने एक पेज डॉट TSX जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी थी, और उसके अंदर हमने एक H1 लिखा है और एक और H1 लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं पेज डॉट TSX को जो है वो वापस वैसा ही कर दूँ, सिंपल सा, और उसके अंदर जो ये गैप है ये ख़त्म कर देता हूँ मैं, ये जो है इसे मैं रिमूव, ठीक है। और
ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है, ये पेज डॉट टीएसएक्स है आपका, ठीक है। अब हमें एक कंपोनेंट की ज़रूरत है, तो हम चलते हैं एसआरसी के पास, और एसआरसी के ऊपर आने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके मैं न्यू फोल्डर में कंपोनेंट लिखूंगा, और ये कंपोनेंट्स है, एस भी है लास्ट में। तो कंपोनेंट्स लिखो। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक अगर कर दी तो क्या होगा? जब आप टेलविंड सीएसएस सीख जाएंगे ना, तो उस वक्त आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने कंपोनेंट का एस मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पर फोल्डर का नाम इस तरह ही लिखा हुआ है कि एसआरसी के फोल्डर में कंपोनेंट्स का फोल्डर बनेगा। तभी मैं नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। वैसे तो सही लिखा हुआ है, लेकिन कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम वापस वहीं आ गए एसआरसी का जो फोल्डर है उसके अंदर दो फोल्डर बन गए, एक ऐप का और एक कंपोनेंट का। ऐप राउटिंग के लिए होता है, कंपोनेंट कंपोनेंट के लिए है। कंपोनेंट के अंदर राइट क्लिक करके मैं बनाने वाला हूँ एक ऐड कंपोनेंट, ठीक है। एडिशन कंपोनेंट बना देते हैं, एडिशन डॉट टी एस एक्स। अब इसके कंपोनेंट का नाम जो है वो मैं रखूंगा ऐड। मैं यहाँ पर एक सर एडिशन का आर एफ ये सी ई कैपिटल कर हो लेता सकता हूँ। है? हाँ, ये यहाँ पर फोल्डर नहीं है ना, ये फाइल है। आपका कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट का नाम फाइल है ये। कैपिटल लेटर से शुरू हो सकता है सर? जी जी, ये हमेशा याद रखना है आपको कि कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना जब है आपको। कंपोनेंट में बनेगी फाइल। जी जी। ठीक है। तो ये जो है एडिशन, ये एडिशन जो है वो आपने यहाँ पर बना लिया। अब इस एडिशन को मैं चलाऊंगा, कहाँ पर चलाऊंगा? पेज डॉट टीएसएक्स में। अब ये पेज डॉट टीएसएक्स रखा है, मैं आपको दोबारा से मैप करके दिखा देता हूँ। देखें, एस आर सी का एक फोल्डर है, उसके अंदर दो फोल्डर हैं, एक है आपका ऐप का, दूसरा है कंपोनेंट का। तो हमारे कंपोनेंट के अंदर जो है वो एक एडिशन वाला कंपोनेंट है, और इसको मैं चलाने जा रहा हूँ ऐप के अंदर जो पेज डॉट टीएसएक्स है उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लो जो है ना वो असल में ऐसे है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ से एसआरसी के फोल्डर से ऐप के अंदर से इसके पेज डॉट टीएसएक्स में अभी चलेगा, दिखेगा हमें। तो ये हम चलाएंगे, ये हम कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मदद से। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। मैं पेज डॉट टीएसएक्स में आ गया, मैंने नाम कॉपी कर लिया था इसका, एडिशन, और पेज डॉट टीएसएक्स में मैं आ गया। यहाँ पर मैं नीचे आने के बाद एक सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पर मुझे दे रहा है, लेकिन मैं खुद से लिखूंगा। एक एंगुलर ब्रैकेट, नाम लिखूंगा, फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और क्लोज कर दूंगा। ये मैंने क्या किया, पेज डॉट टीएसएक्स में आके चला दिया। और चलाने के बाद इंपोर्ट करने के लिए क्विक फिक्स में जाऊंगा और इंपोर्ट कर लूंगा। तो इसने, आपको याद है इंपोर्ट एलियाज का ऑप्शन हम यस करते हैं, नो करते हैं, याद है आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे? जी सर। तो यहाँ पर देखें, इसने एट द रेट के साइन को यही बोला है कि एट द रेट का साइन जो है वो यूज कर रहा है एसआरसी के फोल्डर को समझाने के लिए। अगर एट द रेट लिखा हुआ है तो इसके मतलब क्या हुआ कि मैं अभी एसआरसी के अंदर हूँ, और एसआरसी के अंदर कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर एक एडिशन जो है ना उसे लेकर आने हैं। तो अगर आप चाहें कि यहाँ पर इंपोर्ट एलियास में एट द रेट से अभी वो समझ रहा है एसआरसी को, आप यहाँ पर इस स्टार लगा दें, यहाँ पर कुछ और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन स्टार। तो इससे क्या होगा कि वो जब आप वो वाला सिंबल, स्टार का सिंबल आप यूज करेंगे, तो उस वक्त वो एसआरसी को समझेगा आपके उस सिंबल से जो आपने डिसाइड किया होगा। आप कभी ट्राई कीजिएगा, इंपोर्ट एलियास को यस करिएगा, तो वो आपसे पूछता है कि कौन सा सिंबल आपको रखना है। तो अक्सर हम नो करते हैं, नो इसलिए करते हैं कि भाई एट द रेट ठीक है, एट द रेट ही रहने दो, इससे
हम सब टाइप इसके ये जो हमारा नेक्स्ट जेएस है ये, और हम दोनों समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, एसआरसी के फोल्डर की बात हो रही है एट द रेट से, तो इम्पोर्ट एलियास इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको एसआरसी लिखा नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एट द रेट है ना, तो मतलब वो एसआरसी की बात कर रहा है। उसके बाद उसके अंदर कंपोनेंट का फोल्डर है, उसके अंदर एडिशन की फाइल है, तो यहाँ पर है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पेज में, आई एम होम पेज, तो पेज डॉट टीएसएक्स का अपना है, और एडिशन भी जो है होम पेज डॉट टीएसएक्स से ही चल रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट रखा हुआ है एसआरसी के फोल्डर में, कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है एडिशन। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है आपको कि कंपोनेंट के फोल्डर में कंपोनेंट्स होते हैं, और पेज डॉट टीएसएक्स जो है वो आपके इस पेज का रिस्पॉन्सिबल है दिखाने का। क्लियर है ये आपको? जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, और अब हम ये करेंगे कि एडिशन के कंपोनेंट को चला दिया है ना पेज डॉट टीएसएक्स में आके, तो अब हम इसे नहीं देखेंगे पेज डॉट टीएसएक्स को, ठीक है। अब हम इस एडिशन के पास ही चलते हैं, और वहां पर ही अपनी सारी चीजें लिखेंगे, क्योंकि एडिशन के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो तो मुझे वेब पेज में नजर आ ही रहा है ना, तो अपने कंपोनेंट के अंदर जाकर मैं लिखता हूँ, और वो खुद ब खुद मुझे यहाँ पर भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये एडिशन वाला कंपोनेंट पेज डॉट एसिक्स में चलाया है हमने, तो जब चलाया है तो सब दिखेगा जो भी लिखेंगे हम एडिशन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, पेज डॉट टीएसएक्स को बंद करते हैं और आ जाते हैं अपने एडिशन को। अच्छा, आने का मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारे आपके पास कंपोनेंट हो गए, और बहुत सारे कंपोनेंट होने के बाद आप चाहते हैं कि भाई पता नहीं कंपोनेंट के अंदर कौन से वाले 15-16 कंपोनेंट हो गए, कौन से वाले कंपोनेंट को किधर से ढूंढूं मैं। तो आप अपने एडिशन के ऊपर आकर यहाँ पर जो ये मेरा कंपोनेंट है इसको डबल क्लिक करके F12 प्रेस करेंगे ना, तो वो आपको उस कंपोनेंट को ओपन करके दे देता है कि ये वाला है एडिशन का कंपोनेंट। तो आप आ गए एडिशन के कंपोनेंट में, पेज डॉट टीएसएक्स को आप कर दें बंद, कर दिया बंद, एडिशन में आ गए हम। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ें सेट करता हूँ, तो मैं डव को मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फ्रैगमेंट लगा लेता हूँ, और फ्रैगमेंट के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक H1। H1 के अंदर मैं लिखता हूँ 0, और नीचे आता हूँ। ये 0 क्या मुझे दिखेगा, पहले मैं देखता हूँ क्या नज़र आ रहा है मुझे, हाँ, तो 0 तो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे मैं बनाता हूँ एक बटन, और बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ ऐड। तो क्या ये एक ऐड बटन बनाएगा? बिल्कुल ये बना रहे हैं ऐड बटन। तो अभी फिलहाल देखें, हमने टेलमेंट सीएसएस तो नहीं देखी ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर आप अभी फिलहाल इसे टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लोबल डॉट सीएसएस में आ जाता हूँ, सर क्योंकि आपने ये मेरा एम्प्टी बटन मुझे एंगुलर दिखना भी ब्रैकेट्स तो क्यों चाहिए। बनाए हैं? सर ये जो एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट्स हैं वो क्यों लगाए आपने? फ्रैगमेंट वो आपने कल वाली क्लास नहीं ली? जी सर, कल नहीं ले सकी। हाँ, वो फ्रैगमेंट होते हैं, उसको हम इससे लगाते हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट हम रिटर्न कर पाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रैगमेंट के अंदर रख कर हम अगर ज़्यादा एलिमेंट लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। कल वाली आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ओके सर। तो मैं सी एस एस कर रहा था, तो कलर जो है वो वाइट है, कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड अभी ब्लैक ही है, तो मैं ब्लैक को यहाँ पर डार्क ग्रेइश रख लेता हूँ। और फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट के साथ मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, सारी चीज़ें लाइन से ऐसे आ जाती हैं। इसको साइड बाय साइड भी ओपन कर सकते हैं ना, हमें मतलब ऐसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, समझ आ रहे हैं ना आपको ऐसे भी? जी जी सर। सर। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट आप सेंटर कर लें।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से वो बीच में आ गया, देखें। और अलाइन आइटम भी आप सेंटर कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, तो उससे ये नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको दूं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो जो आपकी बॉडी है ना, वो बॉडी है ही इतनी बड़ी अभी, जितना ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। तो अब पूरी बॉडी ही अगर इतनी बड़ी होगी, तो वो नीचे यहाँ पर कैसे आएगा? यहाँ पर कैसे आएगा? बॉडी के साइज को तो बड़ा करें आप, तभी तो वो, उसको आप बोलेंगे कि भाई हाँ ऐसे बीच में नीचे आ जाओ। अभी तो वो अपने हिसाब से बीच में ही है। ये देखें, इतनी बड़ी आपकी बॉडी, यहाँ पर वो बीच में खड़ा हुआ है ऐसे। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पर हाइट दे देते हैं, 100 VH कह देते हैं सर। तो बॉडी जो है ना वो 100 VH की हो जाएगी, और उसके हिसाब से वो उसे बीच में ले आएगा। ठीक है, अब बॉर्डर मैं हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए बनाया था, बॉर्डर हटा दिया। अब इसको ऊपर नीचे एक साथ ऐसे आएंगे एक ही लाइन में, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन। तो उससे क्या होता है कि पहले अभी सारी चीज़ें वो रॉ में सेट कर रहा था, अब वो कॉलन में सेट कर देगा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखें आई एम होम पेज, 0 आ रहा है, और ऐड का बटन भी है। तो ठीक है, यहाँ तक सही है। अब मैं बटन को टारगेट कर लेता हूँ। बटन को कहता हूँ मैं कि उसका जो बैकग्राउंड है, कलर, वो बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट स्मोक हो जाए, और उसके अंदर का जो फॉन्ट है, मतलब जो कलर है, वो ब्लैक हो जाए। थोड़ी सी पैडिंग। is on the floor. ठीक है, बटन सही है, हमें समझ में आ रहा है। तो ये मेरा ऐड का बटन है, और ये मेरा 0 है, H1। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ अपने ग्लोबल डॉट सी एस एस को मैं बंद कर देता हूँ। बहुत सी एस एस कर ली हमने यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट में, और H1 में 0 लिखा है और बटन में ऐड लिखा है। तो हमने वहाँ पर सीखा है, अपने HTML के अंदर देखा था कि एक इवेंट होते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के। तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट मेरे पास इसलिए होता है ताकि मैं अपने बटन को क्लिक करने पर कुछ काम करवा सकूं। तो इसलिए होता है कि ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक को हमने डॉम के अंदर भी देखा था। क्लिक एड इवेंट, इवेंट लिसनर के बाद जो क्लिक इवेंट हम बनाते हैं लिखकर, वो वहां से भी हमने देखा था। और ऐसे भी वो बनता है HTML के अंदर एट्रीब्यूट के तौर पे ऑन क्लिक इवेंट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है एरर इसका आ रहा है कि आपने ऑन क्लिक इवेंट लिखा है, तो उसको अभी आपको कुछ देना पड़ेगा कि भाई क्या करना है, इसको बताएं। तो मैं सबसे पहले अभी क्या करने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक वेरिएबल। वेरिएबल मैं बना रहा हूँ एक नम के नाम से, और इस नम को मैं कर देता हूँ 0। तो देखें, H1 के अंदर मैंने 0 लिखा था, अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा रहा हूँ ऑन क्लिक को, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इस H1 के अंदर जो 0 लिखा था वो हमें यहाँ पर नजर आता है। देखें, यहाँ पर 0 लिखा नजर आता है, बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक वेरिएबल नम के नाम से जिसकी वैल्यू 0 है, तो मैं नम को यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। लेकिन जाहिर है नम एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के तौर पे मुझे यूज करना है, तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाकर नम को लिख दूंगा। तो क्या मुझे ये अभी भी 0 दिखाएगा? रिफ्रेश करते हैं, तो ये अभी भी मुझे 0 यस दिखा सर। रहा है। क्या ये पुराना वाला 0 तो नहीं है? इसको मैं क्या करता हूँ, 100 कर देता हूँ, ताकि पता तो चले कि 100 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 100 आ रहा है, मतलब मेरा वेरिएबल H1 के अंदर सक्सेसफुली नजर आ रहा है। तो इसको मैं दोबारा 0 कर देता हूँ। अब
मैं यहाँ पर ऑन क्लिक को दोबारा लेकर आता हूँ। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक से क्या होता है कि बटन को क्लिक करने पर क्या काम होगा वो आप इसमें बताएंगे। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि नम को प्लस कर दो 1 से, नम को प्लस कर दो 1 से। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूंगा नम प्लस कर दिया मैंने 1 से, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे एनी डाटा टाइप दे देते हैं। तो नम को प्लस कर दिया मैंने 1 से, अब नम की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है 1, ये 0 में प्लस हो जाएगा। तो इसको मुझे सेट भी करना है, तो मैं सेट किस तरह करूँगा, मैं लिखूंगा कि नम को सेट कर दो नम प्लस 1। इस तरह ही हम लिखते थे ना कि एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को हमने सेट कर लिया। देखें, ये नम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 है, और अगर मुझे नम में कुछ सेट करना है तो मैं इस तरह ही तो लिखता हूँ कि नम को बराबर कर दो 0 + 1 के। अभी फिलहाल 0 है, तो नम की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इस तरह ही सेट करता था मैं, और जब नम की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर भी नम की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये आपको समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जी यस सर। सर। जी सर। यस सर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, ऐड के बटन को मैं क्लिक करूँगा, तो ये 1 हो जाएगा ना। जी सर। होना ही चाहिए भाई, क्या गलत कुछ गलत जी लिखा है सर मैंने हो इसमें, देखें जाएगा। आप। बिल्कुल सर, हो जाएगा। कुछ भी गलत तो नहीं लिखा है, देखें H1 के अंदर नम है, और बटन को मैंने बोला कि ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर जो है वो नम को प्लस करा देना, नम +1 कर देना, तो नम सेट हो जाएगा 1 की वैल्यू पर, और ये नम अपडेट हो जाएगा। तो जाहिर है मुझे नम में 1 दिखेगा, सब कुछ सही लिखा है और कोई एरर भी नहीं है यहाँ पर। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ताकि ये 1 हो जाए। मैंने क्लिक किया तो एरर आया, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा एरर आया। इस एरर को अगर हम ओपन करें तो ये कहता है कि एक्सपेक्टेड ऑन क्लिक लिसनर टू बी फंक्शन, टू बी अ फंक्शन इंस्टीड गॉट अ वैल्यू ऑफ नंबर टाइप। अब ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ऑन क्लिक इवेंट के अंदर ना नॉर्मली आप फंक्शन को चलाएं। तो ऑन क्लिक इवेंट जो है वो एक फंक्शन की तरह होना चाहिए, और उसके अंदर कोई काम आप कराना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। तो चलें इसकी सुन लेते हैं फिर, क्या पता उसके बाद ये हमें करने दे। तो इसकी हम इस तरह सुनते हैं कि ये जो मैंने लिखा है, इस पूरे को मैं कट करता हूँ, और मैं एक बना देता हूँ एरो फंक्शन। यहाँ पर मैंने बोला है ना टाइप स्क्रिप्ट तो यूज़ कर ही सकते हैं आप, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है देखें बाहर ऑन के लिख के। तो एरो फंक्शन बना के उसके अंदर रख देते हैं। अब ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसे हम रिफ्रेश करते हैं। एक क्वार्टर लगा सीधे रहो, एक बगल लगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इफ़ यू नीड इंटरेक्टिविटी कंसिडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू अ क्लाइंट कंपोनेंट। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी, तो ये ऐसे तो हमें याद नहीं रहेगी।
तो इसको वो क्या client- करता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं रख लेता हूँ इसे, लिख कर अपने स्टिकी नोट में लिख कर रख लेता हूँ मैं, ताकि हम देखें बाद में कि ये इसने क्या बोल दिया। क्लाइंट कंपोनेंट करके कुछ बोला है इसने, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको ट्राई करता हूँ, क्लाइंट कंपोनेंट बनाता हूँ। तो कोई एरर नहीं आया और चल गया। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें, आई एम होम जो मैंने लिखा था, ज़ीरो जो मैंने लिखा था, और बटन जो मैंने लिखा था। अब वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्योंकि बीच में एरर्स आ गए थे ना, तो दोबारा से क्या करेंगे हम, ज़रा याददाश्त वापस लाने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, उसको मैंने ज़ीरो पर सेट किया है। यहाँ पर मैंने एक H1 की वो हेडिंग लगाई है, और उसके अंदर मैंने नम के वेरिएबल को सेट कर लिया। नम इसलिए यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगाया है। तो ये नम जो है वो यहाँ पर ज़ीरो दिखाएगा, और दिखा भी रहा है, यहाँ पर देखें। तो बटन, बटन मैंने एक बनाया, बटन को मैंने बोला कि ऐड, आपको यहाँ पर ऐड दिखाए बटन। तो बटन जो है वो अपने अंदर एक दिखाता है टेक्स्ट ऐड लिखा हुआ। और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया। ऑन क्लिक इवेंट के अंदर जो है हमने एक एरो फंक्शन बना दिया, और एरो फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया कि नम की वैल्यू सेट हो जाए, ज़ीरो में वन प्लस हो जाए। तो जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूं तो वो वन पर सेट हो जाए। तो ये मैंने लिखा है सिंपल। तो अब तो कोड सही है, अब तो चल रहा है, अब तो कोई गलती नहीं है ना। अब चलाऊं? जी सर चलाएं। सर इसमें शायद प्रॉपर्टीज प्रॉप्स जो है इसके, प्रॉप्स, प्रॉप्स कहाँ से आ गए? जैसे ये पैरामीटर में जो देते हैं। पैरामीटर में तो देते हैं, लेकिन क्या फंक्शन को याद करें, क्या फंक्शन के अंदर पैरामीटर ना दें तो क्या फंक्शन चलता नहीं था? नहीं चलता था वो, उसमें भी आया था ना प्रॉप्स का जिक्र, जो एरर था। प्रॉप्स तो एक पैरामीटर की तरह था। उस एरर को तो रिमूव कर लिया ना हमने। अगर एरर अभी कंटिन्यू होता तो वो अभी भी आ ही रहा होता ना। अभी तो ये नहीं दिखता, फिर आपको अभी दिख रहा है तो मतलब एरर गया। तो उसको छोड़ें अभी आप। जी। यहाँ पर देखें, आई एम होम पेज लिखा है, तो मैं इसको क्लिक करूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। दोबारा क्लिक करता हूँ, नहीं हुआ। दोबारा क्लिक करता हूँ, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, किसने कहा कि इंपोर्ट करने, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई देखें, ये हम एडिशन के कंपोनेंट के अंदर मौजूद हैं अभी। और जो चलने चलाने का जो भी काम है ना, जो आपको ये पेज के अंदर ये दिखने का काम है, वो पेज डॉट टी एस एक्स इसको चला रहे। और पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर हमने एडिशन का कंपोनेंट चला के इंपोर्ट करके सही तरीके से वहां पर रख कर आए हम। तो पेज डॉट टी एस एक्स अपना काम कर रहा है, वो हमें दिखा रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। मसला यहाँ पर कुछ और ही है। मसला यहाँ पर यह है कि अगर मैं सब कुछ यहाँ पर लिख सही रहा हूँ, तो फिर ये क्यों नहीं चल रहा है? और अगर यही कोड मैं लिखता अपने नॉर्मल HTML में, तो क्या ये मुझे चला कर देता? तो देखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, अपने चलते हैं एक VS कोड में, जहाँ पर हमारे पास HTML है। ये HTML वाला VS कोड है हमारा। और इसके अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट लगाता हूँ और वहां से कोड लेकर आ जाता हूँ। तो कोड लेकर मैं आ जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ।
और जब मैं इसको ऑन क्लिक इवेंट करूं तो मेरे ऑन क्लिक करते हुए यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ पूरी टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ये H1 है, इस H1 को एक आईडी दे देते हैं। H1 ऐड, फंक्शन का नाम है ऐड, और ये चलता हुआ फंक्शन है। ये फंक्शन कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में। तो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ये जो मैंने आईडी रखी है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर H1 को मैंने गेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसके टेक्स्ट के कंटेंट को मैं कहूँगा कि जो H1 की वैल्यू है, इससे मैं पहले नंबर बना लेता हूँ। जी देखें, इस तरह हम करेंगे कि ये जो H1 है इसको तो मैंने गेट कर लिया है। हम अपने बटन को भी एक आईडी दे देते हैं और BTN के नाम से इससे भी गेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, और इस BTN को मैं यहाँ पर एक ऐड इवेंट लिसनर लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने एनी दिया है तो कुछ सजेशन नहीं दे रहा है लिसनर। और चाहिए एक क्लिक इवेंट एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ, और वो H1 के टेक्स्ट कंटेंट में सेट हो जाए। इसको मैं नलेबल बना देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर भी इसे नलेबल बना देता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ है, इस ये कंपाइल हो रहा है नहीं? लाइव सर्वर में चलता है ये। हाँ, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ना कि ये जब मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये नंबर ऐड हो जाता है, और ये जो नंबर है ये ऐड के बटन पर एडिशन कर रहे हैं। मैंने किया क्या है, सिंपल, मैं अपने पुराने HTML CSS और टाइप स्क्रिप्ट वाले उसमें आया। मैंने एक हेडिंग बनाई, एक बटन बनाया। बटन को मैंने बोला कि भाई जब मैं क्लिक करूं तो उसकी जो H1 के अंदर का जो टेक्स्ट है उसमें 1 को प्लस कर देना। क्योंकि वो स्ट्रिंग में होता है ना, जो 0 1 2 3 H1 के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग में होती है। तो मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको पार्स एंड से कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए मैं यहाँ पर नंबर भी लिख सकता हूँ कि नंबर, वो याद होगा आपको, टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर नंबर लिख दिया मैंने। तो बात एक ही है कि मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो वो नंबर्स को इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है। और जब मैं आता हूं अपने इसमें तो यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं कर रही। देखें, यही तो लिखा है, सिमिलर सा कोड है। देखें वापस जाएं, इसमें एक वेरिएबल है H1 के अंदर, उस वेरिएबल को मैं यूज़ कर पाया, बटन बनाया, उसको मैंने बोला ऑन क्लिक के ऊपर अपने एक फंक्शन चला दो जिसमें नम को नम के अंदर 1 प्लस कर दो। तो ये नहीं चल रहा है। इसको मैं जितनी दफ़ा भी क्लिक कर लूँ ये इसको इंक्रीज नहीं कर रहा है।
और ऐसा नहीं है कि आपका ये जो पेज है वो काम नहीं कर रहा, सर्वर रुक गया या कोई ऐसी बात हो गई। अगर मैं इसको यहाँ पर 1000 कर दूं और रिफ्रेश करूं, तो देखें यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा। तो मतलब ये काम कर रहा है। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ वापस, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हो सकता है, क्यों काम नहीं कर रहा है ये? सर यहाँ पे ना यूज स्टेट का हम यूज करेंगे, हुक्स का। और वो क्यों करेंगे? सर आपने जब हमें को हुक्स पढ़ाए थे ना, जब आप हुक्स तो हमने पढ़ा था, हम लोग हुक्स का यूज कर रहे थे, तो हम लोग जब ऐड कर रहे थे, जो हमारे पास एचटीएमएल का जो हमारे पास वो होते हैं ना, वो जो बिजली चमक रही थी, जी इस जी सेंस जी। में भी अपडेट हो रहा था। असल यूज में स्टेट और यूज इफेक्ट। इसमें इसमें फोर लूप वगैरह नहीं चलते हैं इसमें। मेरे ख्याल से मैंने कहीं सुना था कि ये मैप वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम इसके फंक्शंस जो कंपोनेंट बनाते हैं उसमें स्पेशली तौर पर। आपने बिल्कुल सही चीज़ सुनी थी। और वो जो मैप या फिर फॉर लूप है उसका ताल्लुक एरे से होता है। तो एरे तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो सिंपल वेरिएबल है। तो मैप और फॉर लूप को तो हम भूल जाएंगे। यहाँ तो सिंपल एक वेरिएबल है, उसको ऐड करवा रहा हूँ मैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये क्यों नहीं चल रहा है? सर आप ही बता दें अब। भाई सोचें तो ना, क्या वजह हो सकती है कुछ, मतलब क्या ये खराब बना दिया मैंने? चल क्यों नहीं रहा है? सर ये यूज वेंडर क्लाइंट क्यों से लिखा है एक आपने? ही या दफा। ये नेक्स्ट खराब है कि ये HTML अच्छा था हमारा, कि वो चला देता था, ये चला नहीं रहे? अभी तो अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा। ये यूज क्लाइंट क्यों लिखा है सर आपने ऊपर? वो हमने यहाँ पर साइड में लिख कर रख लिया है अपने पास। जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम उससे पढ़ेंगे यूज क्लाइंट क्या है, क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी हमें, उसको हम देख लेंगे। तो इसको आप इग्नोर करें, उसको मैंने लिख कर रख लिया अपने नोट्स में। बाकी यहाँ पर ये इसकी ना चलने की वजह जो है वो क्या हो सकती है, वो आप लोग सोचें ज़रा। और मीटिंग ख़त्म होने वाली है, आप लोग वापस आ जाएं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो नॉर्मल HTML है वो, और जो हमारा नेक्स्ट जेएस है वो, उन दोनों में एक जैसे ही तकरीबन कोड लिखें। तकरीबन क्या, 100% एक जैसे ही कोड लिखें। उसके बावजूद एक में वो चल रहा है और एक में वो नहीं चल रहा है। सर आपने ना यहाँ पर ये जो भी आपने फाइल खोली ना, यहाँ पर यूज काइंड लिखा हुआ है, इससे ऊपर आप वो भी तो लिखे ना, इंपोर्ट कंपोनेंट वाला लाइन तो लिखे, लिंक जी जी कंपोनेंट जी। तो कर। जी जी देखें, इंपोर्ट कंपोनेंट तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, लेकिन किसके लिए लिखूं, क्या लिखूं इंपोर्ट कंपोनेंट में? लिख दिया इंपोर्ट। वहां पर एडिशन था ना लिखा हुआ, एडिशन के लिए। एडिशन के घर में रहते हुए मैं एडिशन को क्यों बुलाऊं? एडिशन के अंदर ही तो हूं मैं। इसको यहाँ पर वो ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, इधर ही इंपोर्ट कर लूँ इसी को। ऐसा नहीं सर होता ना? आपने बड़ी अच्छी बात तो बोली, वहां लेकिन इम्पोर्ट होगा ना, अगर वहां ऐसे तो कर कैसे लिया। तो ये क्या ऐसा डिफरेंस है, ये ऑन क्लिक पे जो है ये इवेंट डिस्प्ले नहीं चला रहा है? जी देखें, 100% आपको पता होता तो आप जॉब कर रहे होते, यस। कोर्स थोड़ी कर रहे यस होते। सर। है ना? तो कुछ तो आप ये मत सोचें कि गलत बता दिया मैंने तो क्या होगा। कुछ नहीं तो सर। बताएं। मुझे भी तो नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ऑन ये क्लिक ऐसा। तो ये ले रहा है, लेकिन ये इसके आगे जो फंक्शनैलिटी होती है लिसनर की, ये उसको नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, ये चीज तो जितने समझ में आ रहा है। अभी आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं सर। देखें अब हम इसको समझते हैं कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो ये जो मेरा HTML है ना, HTML के साथ मसला ये था, अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं तो आपको ये दिखता है एक HTML। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो रिफ्रेश में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा HTML जो है वापस से मेरे ब्राउजर के अंदर आकर लोड हुआ है। मेरे ब्राउजर के अंदर पूरा का पूरा HTML आकर लोड हुआ है। मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से पूरा का पूरा HTML आकर इसके अंदर लोड होगा। ये इतने स्पीड में होता है
कि आपको पता ही नहीं चलता। मैं रिफ्रेश करके शायद आपको दिखा पाऊँ, देखें। दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो आपको ये नजर आएगा कि ये पूरा HTML लोड हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम यहाँ पर देखेंगे अगर, तो ये मेरी बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये है H1। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा H1 जो है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता। मतलब मेरा यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी अपडेट हो ही नहीं रहा है। एक दफ़ा HTML अगर इसके ऊपर लोड हुआ है और वो HTML दोबारा अपने आप को चेंज कर ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर जो HTML है, इसकी इंस्पेक्शन अगर मैं करूँ तो इसकी इंस्पेक्शन करते टाइम आपको ये नज़र आएगा कि जैसे ही मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर इसकी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, HTML जो है नॉर्मल। लेकिन ये पूरा का पूरा HTML लोड करता है हर दफ़ा। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस तरह की है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास ये एक H1 और एक बटन नहीं है, आपके पास एक पूरी अमेजोन जैसी या दराज जैसी वेबसाइट है। तो अमेजोन या दराज जैसी जो वेबसाइट है, उसको अगर आप बार बार लोड करेंगे अपने पास, तो जैसे कि आपने कोई बटन क्लिक कर दिया या कुछ और आपने क्लिक कर दिया, और उसके क्लिक करने पर आपका पूरा का पूरा HTML का जो बहुत लंबा कोड होगा। भाई एक अमेजोन या दराज जैसी एप्लीकेशन अगर आप HTML CSS से बनाएं तो उसमें कम कोड तो नहीं होगा ना, बहुत सारा कोड होगा। यस सर। तो वो जो यस बहुत सर। सारा कोड सर होगा, बहुत सारा होगा तो 5-6 पेज तो भी ज्यादा का होगा। तो वो जो बहुत सारा कोड होगा, तो वो बहुत सारा कोड जो है वो आकर आपके ब्राउजर के इसमें पूरा का पूरा लोड होगा ब्राउजर में। और हर दफा लोड होने से आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो सारा टाइम तो लोड लेने में ही लगा देगा। मत आपने कुछ बटन क्लिक किया, इंतजार करें वो लोड ले रहा है, मतलब इंतजार का जो टाइम है उसको कहते हैं बैड यूजर एक्सपीरियंस। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा HTML आके बार बार लोड होता है। मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ छोटा सा काम, वो पूरा का पूरा HTML लाकर लोड कर देता है मेरे ब्राउजर में। ये वाली चीज जो है ना, इसका सॉल्यूशन निकला है रिएक्ट में या Next.js में। क्या होता है कि आप जब यहाँ पर अपने एक दफा HTML को लोड कर लेते हैं, तो वो आपके पूरे के पूरे HTML को, पूरे के पूरे HTML की एक कॉपी बना लेता है। आपने ये चीज सुनी होगी कि यहाँ पर वो एक डॉम, जो आपने डॉम मतलब HTML, ठीक है आप कंफ्यूज मत होइएगा, HTML ही बोलेंगे हमेशा। आपके HTML, पूरे के पूरे HTML के पेज की एक कॉपी बनाकर रख लेता है यहाँ पर। एग्जैक्टली कॉपी, कॉपी ऐसे तो नहीं होगा। तो आपकी कॉपी एग्जैक्टली बनाकर रख लेता है। अब जब उसे पता चलता है कि भाई एक बटन पर क्लिक करना है, तो एक तो HTML वाला पुराना तरीका था कि पूरा का पूरा जो ये आपका HTML का पेज है वो पूरा का पूरा लोड कर दो दोबारा से, तो वो बैड यूजर एक्सपीरियंस में आता है। यहाँ पर वो क्या करता है, वो देखता है कि इस वाली लाइन में कुछ चेंजिंग आई है। स्पेसिफिक कोड को वो चेंज कर देता जब वो है। इस वाली लाइन में जब चेंजिंग आई ना, तो इस वाली लाइन को वो उठाता है और वो सीधा जाता है अपने ओरिजिनल इसमें HTML में। यहाँ पर वो सिर्फ इस चीज को अपडेट कर देता है। पूरा का पूरा अपडेट नहीं करता, वो बार बार लोड नहीं करता, वो सिर्फ इस लाइन को लोड करेगा ताकि ऊपर नीचे की चीजें वैसी रहें जैसी थी। ये वाली चीज जो है वो अपडेट हो जाएगी, किसकी वजह से? ये वर्चुअल डॉम की वजह वर्चुअल से। डॉम की वजह से। इसको आप वर्चुअल डॉम कहें, और अभी समझने के लिए हम कहेंगे कि असली डॉम और नकली डॉम। तो ये जो नकली डॉम है ये सिर्फ क्या करता है, असली डॉम की कॉपी बनाकर ये यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि जिस चीज में चेंजिंग आई, सिर्फ उस स्पेसिफिक लाइन को
या दो स्पेसिफिक लाइन को वो जाकर एग्जैक्टली वहां पर क्या करेगा, चेंज कर देगा। इससे क्या फायदा होगा, जब थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी तो लोड कम पड़ा। जब लोड कम पड़ा, आपका पूरा HTML दोबारा से लोड नहीं हुआ। तो जब छोटे से आपके एलिमेंट जो हैं वो अपडेट हुए, तो उससे लोड कम पड़ा। जब लोड कम पड़ा तो आपको पता है कि वो क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और जब परफॉर्मेंस अच्छी है तो यही तो चाहिए हमें। इंतजार करने का टाइम खत्म हो गया ना फिर तो। समझ आ रही है बात। यस। यस सर। तो ये है आपके वर्चुअल डॉम और ओरिजिनल डॉम का रिएक्ट के अंदर, या नेक्स्ट जेएस बोल लें या रिएक्ट बोल लें, वैसे तो रिएक्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट है इसका, वर्चुअल डॉम का। लेकिन सर, वर्चुअल डॉम में सर बार आप बार चेंजेस हो सकते हैं या सिर्फ डॉम में हो सकते हैं नॉर्मल? असल में वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो देखता रहता है कि ना क्या चीज़ चेंज हुई है। अब जो कौन? चीज़, हाँ, जो ये वर्चुअल डॉम, अच्छा। और जो चीज़ चेंज हुई है वो फिर जाकर कंपेयर करता है कि अच्छा हाँ, पूरा का पूरा कोड वही है, सिर्फ ये वाली लाइन चेंज हुई है तो इसको अपडेट कर दो बस। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है कि वर्चुअल डॉम जब हम इंस्पेक्ट में जाते हैं तो बार बार चेंजेस करते हैं, तो इसमें से कौन सा डॉम है जो चेंजेस करता है बार बार? वर्चुअल एक दफा शायद कोई ये करता है, सिंपल वाला शायद करता है। ओरिजिनल जो डॉम है ना वो करता है, ओरिजिनल डॉम के अंदर ही तो वर्चुअल डॉम चीज़ें अपडेट करता है। हम्म। इस मतलब सिंगल टाइम कोई करता है इनमें जी, से? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? ये वाली चीज़ तो क्लियर हुई ना, वर्चुअल डॉम और ओरिजिनल डॉम और जी एज। सर। तो अब हम वापस से आ जाते हैं अपनी परेशानी की तरफ कि जो भी है, वर्चुअल है ओरिजिनल है जो भी है, क्लिक करने पर तो ये नहीं चल रहा। क्लिक करते जा रहा हूँ मैं लेकिन ये चलता नहीं। तो क्या ये नेक्स्ट जेएस खराब है? देखें कैसे पता चलेगा। तो हमारा एक पुराना दोस्त है, वो हमें बता सकता है ये। तो वो हमें इस तरह बताएगा कि यहाँ पर इस जगह पर मैं लगाता हूँ एक सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद मैं, हाँ हाँ, यही रवि मैं निकाल ली। सेमी कॉलन मैंने लगा दिया। अब सेमी कॉलन के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा console.log, और console.log में मैं लिखूंगा num, ताकि ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, देखें मैंने ये लिखा है कि जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो num की वैल्यू जो ये चेंज कर रहा है, num+1, num के अंदर वैल्यू जो चेंज कर रहा है वो आप कंसोल करके भी देखना चाह रहे हैं। ये दोनों काम, वैल्यू का चेंज होना और कंसोल होना, कब होगा, बटन के क्लिक करने पर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो कंसोल हमारी हेल्प करेगा ये दिखाने में। तो हम आते हैं अपने, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंसोल ओपन करते हैं। कंसोल को मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब मैं ऐड को यहाँ से क्लिक करता हूँ। तो करें, क्लिक करें, देखें चलेगा नहीं चलेगा। तो इसे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 आ गया। 1 तो नहीं लिखा था मैंने, 0 ही लिखा था ना। हाँ, 0 लिखा था। और यहाँ पर नम की वैल्यू 0 दिख रही थी, और बल्कि दिख क्या रही थी, अभी भी दिख ही रही है वो। यहाँ पर 1 आ गया। दोबारा क्लिक करूँ, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही मैं पूछ रही थी कि ये वर्चुअल में ही जो है ना, इंस्पेक्ट पे जाके एडिशन करता है? इसका ताल्लुक अभी, इसका ताल्लुक आपके उससे नहीं है, क्योंकि ब्राउजर से। इसका ताल्लुक जो है वो है आपके कंपोनेंट से। अब हम्म। यहाँ पर एक, देखें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई ना कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो HTML का जो ये, सॉरी, ये जो लोड हुआ हुआ है आपका, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वेब पेज में, ये ऐसा फील नहीं हो रहा आपको कि एक ही दफा आके यहाँ पर रखा गया है, अब वो चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है? ऐसा ही है ना। जी यस सर, सर। अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ तो, लेकिन सर
कंसोल के अंदर जब मैं देखता हूँ तो अंदर ही अंदर चीजें तो चल रही हैं, मुझे पेज भी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन देखिए अंदर ही अंदर वो चीजें चला रहे। तो मतलब ये जो पेज है, इस पेज का मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या रिफ्रेश करूं? अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो वापस से जीरो पे, क्योंकि मैंने वैल्यू रखी है तो जीरो पर ही सेट हो जाएगा, मैं इसको इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा। मुझे असल में यहाँ पर पता है क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये करना है कि इस पेज को मुझे रिफ्रेश करना है। और ये जो पेज बेसिकली जो ये कंपोनेंट है मेरा, कौन सा वाला कंपोनेंट देखें, ये वाला कंपोनेंट, ये एडिशन कंपोनेंट है। इस एडिशन कंपोनेंट के अंदर आपने यहाँ पर एक H1 लगाया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस कंपोनेंट को अपडेट करना है, बार बार रिफ्रेश करना है। अब मैं ये कैसे करूं? तो इन्होंने मुझे एक वेरिएबल दिया स्पेशल टाइप का। इन्होंने बोला कि भाई सिंपल वेरिएबल आप यूज मत करो, वैसे सिंपल वेरिएबल भी यूज करते हैं हम, लेकिन इस सिनेरियो में क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन बनी हुई है ना उसके ऊपर वो चीज़ बिल्कुल जाके जो है वो एग्जाम्पल के ऊपर फिट होती है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट के इसमें, एडिशन के इसमें। इन्होंने आपको एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल दिया, इन्होंने बोला कि भाई आप यूज करें यहाँ पर यूज स्टेट का। यूज स्टेट कैसे यूज होता है, आप लिखते हैं यूज स्टेट। यूज स्टेट के पास होता है एक राउंड ब्रैकेट, और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर आप ये वाली जो वैल्यू है इसको कॉपी करके यहाँ पर रख सकते हैं। आपने वेरिएबल को भी तो बताया था ना कि इनिशियल वैल्यू जीरो रखो, तो इसको भी आप बता रहे हैं कि अपनी वैल्यू जीरो पर रखो यूजर सेट को। ये किस स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। अब ये सर हमको पढ़ के आने को बोला था, सर ने कहा था नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको। यूज स्टेट आप पढ़ के आइएगा रिएक्ट में। अब यहाँ पर यूज स्टेट जो है ये आपको दो चीजें ला कर देता है। क्या क्या ला कर देता है, पहले ला कर तो ये आपको एक एरे के अंदर एरे रिटर्न करता है। एरे के अंदर आपको दो चीजें ला कर देता है। एक आपको ला कर देता है ये वाली वैल्यू जो आपने यहाँ पर लिखी है, जीरो लिखी है ना यहाँ पर आपने, तो करंट वैल्यू। करंट वैल्यू कह लें इसको। करंट वैल्यू तो हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम है ये, इसको मैं ताहा भी लिख सकता हूँ लेकिन लिखूंगा नहीं मैं। यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम है ये, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई ये मेरी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू है ये मेरी। और एक चीज और देता है ये लाकर, वो क्या देता है, वो देता है कि जो ये वाली वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको अलग से एक फंक्शन मिलता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। तो नखरे तो इसके भी हैं। तो अब देखें यहाँ पर यूज सेट आपने लिखा, यूज सेट के अंदर आपने यहाँ पर क्या लिखा, उसको एक वैल्यू दे दी जीरो। वो आपको क्या ला कर देता है, वो आपको रिटर्न करता है एक एरे। और एरे के अंदर यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिलती है, वैल्यू का ताल्लुक होता है आपकी इस वाली वैल्यू से। और एक चीज आपको और मिलती है जो कि आपके इसको अपडेट करने के लिए हेल्प करता है, आपकी इस वैल्यू को चेंज करवाने के लिए हेल्प करता है आपकी। वो उसको हम कहते हैं सेट वैल्यू। सर अब ये ये रिएक्ट का होकर ये रिएक्ट है, बिल्कुल ये रिएक्ट है, ये रिएक्ट के हुक हैं। तो ये यहाँ यूज होंगे? बिल्कुल पूरा रिएक्ट यूज होगा, मैंने आपको पहले ही बोला है ना कि नेक्स्ट जेएस को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक राउटिंग और एक रिएक्ट के कंपोनेंट्स। ठीक है सर। एसआरसी के अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये सब बताया था ना कि एसआरसी के अंदर आपके पास दो फोल्डर बने हुए हैं, ऐप और कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अंदर हम रिएक्ट देख रहे होंगे ज्यादातर चीजें, और ऐप के अंदर हम राउटिंग देख रहे होंगे। ठीक तो है सर। ये है, अभी हम कंपोनेंट के अंदर एडिशन वाले कंपोनेंट के अंदर है। तो खैर यहाँ पर आगे हम अब ये जो नेमिंग कन्वेंशन है ना सेट, ये बड़ा अच्छा है देखें। ये खुद बताता है कि मैं ना वैल्यू को सेट करने वाला हूँ, ये बताता है खुद ही। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता माई वैल्यू, तो मैं इसका नाम पता है कैसे रखता, मैं इसका नाम रखता सेट माई वैल्यू। माई वैल्यू इस तरह रखता मैं। तो सेट आप देखेंगे कि ये लगा ही होता है यूज सेट। जब आप ऐसे यूज सेट आप देखेंगे ना,
तो आपको बदले में दो चीजें देता है ये लाकर। क्या देता है? एक आपका सिंपल वेरिएबल जो कि आपकी इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और एक आपको मिलता है फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये आपकी इस और ये वो वैल्यू सेट को करता चेंज करने में हेल्प करता है आपकी। ये है आपका स्पेशल टाइप का वेरिएबल। और उससे पहले आपको लेट लगा देने, तो ये बन गया ना आपका एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये दे रहा है आपको एरर। तो ये एरर आपको यहाँ पर जो दे रहा है, ये एरर आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इसको हम कहते हैं हुक। वो जो हुक होता है ना, ये हुक। तो ये जो हुक है, सिर्फ इंपोर्ट करवाना होगा। हाँ इम्पोर्ट करना। ये आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो ये क्विक फिक्स में आपको कहेगा ऐड इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट। आप इसको कहते हैं हाँ ऐड करना है हमें, यूज स्टेट को इंपोर्ट करके दे दो मुझे रिएक्ट से, तो वो आपको करके दे देगा। अब देखें, सेट माय वैल्यू का कलर भी येलो हो गया, और येलो कलर जो होता है वो हमने किसका देखा है? फंक्शंस का देखा है, याद है ना, मेथड फंक्शन। ये देखें, सेट माय वैल्यू जो है उसका कलर भी चेंज हुआ है अभी। और दोबारा से अब हम क्या करेंगे? अब हमें क्या इसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत कौन सा? हमें नहीं है। इसको हम हटा देते हैं, इसी के बदले तो बनाया है वो ये वाला स्पेशल टाइप का वेरिएबल। तो अब यहाँ पर यूज स्टेट को दोबारा देखते हैं। यूज स्टेट हमने लिखा था, इसके अंदर हमने एक इसको वैल्यू दे दी इसके ब्रैकेट में, और उसके बाद यहाँ पर वो बदले में हमें दो चीज़ें देता है लाकर। तो एक माई वैल्यू होती है, एक सेट माई वैल्यू। तो जो भी आप यहाँ पर नाम लिखेंगे वो नाम, और उसके साथ उसी को सेट करने वाला फंक्शन। तो बस इसको हमें समझना ही है कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट होता है इस वैल्यू से, और ये जो होता है ये इस वैल्यू को अपडेट करता है। तो जब ये वैल्यू अपडेट होती है तो ये वैल्यू अपडेट होके पहुंच जाती है इसमें। साइकिल को समझें, ये आता है इसको चेंज करने, और जब वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो माई वैल्यू में सेट हो जाती है। अब अगर मैं माई वैल्यू को लिख दूंगा H1 के अंदर, तो मुझे वही सब नजर आएगा जो अभी नॉर्मल सिंपल सा वेरिएबल मेरे लिए कर रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माई वैल्यू को यहाँ से उठाता हूँ कॉपी करके, यहाँ पर माई वैल्यू लिख देता हूँ, ऑन क्लिक को पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है। और अभी चलता हूँ मैं अपने पेज में, सिर्फ देखने के लिए कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 150 तो क्या मुझे वो 150 दिखाएगा मेरे वेब पेज में? मतलब एज अ वेरिएबल काम कर भी रहा है या ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूँ? देखते हैं इसको। कर रहे 150 तो आ गया, यहाँ पर 150 आ गया। अब क्लिक करूँ ऐड होगा? करें? अब क्लिक करूँ होगा? नहीं सर, अभी आपको उसमें वैल्यू को एक ऐड मिनट, कराना होगा, माई वैल्यू। एक मिनट ना। तो क्यों नहीं होगा बताएं? नहीं होगा ना सर, क्योंकि बटन को हमने सेट नहीं किया ना। क्लिक बटन को को सेट ही नहीं किया, कंडीशन है क्या? बटन को सेट आपने ही वो नहीं किया। ऑन क्लिक का यस सर फंक्शन ही नहीं पूरा लगाया है। तो बटन तो ऐसे देखे ना, खाली खाली सा पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको ऑन क्लिक लगाना है अभी हमें। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे ना कि भाई क्लिक हो तो फिर क्या हो। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ, लगा दिया ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के अंदर तो मैं वो चीज़ें लिखूंगा कि बटन के क्लिक होने पर क्या हो। ठीक है, ये तो मुझे पता है, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, 7 महीने पढ़ पढ़ के इतना तो सीख गया हूं मैं। देखें, अब यहाँ पर ये जो सेट माय वैल्यू है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि ये इस वैल्यू को चेंज करता है, और ये वैल्यू इसको अपडेट करती है, और इसको अपने H1 में दिखाया हुआ है। अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ गई है इसकी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको 0 पे कर लेता हूँ, और इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर वही अपना एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं एरो फंक्शन बनाना ज़रूरी क्यों है?
सर। जी सर बताइए। क्यों? देखें, मैं एरो फंक्शन नहीं बनाता अभी, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं, ये फंक्शन है ना तो इसको चलाना पड़ेगा, चला दिया इसको। अब चलाना क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो मेरा, अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं चलाता तो आप यूं समझें कि यहाँ पर अगर ये मुझे एरर ना दे, रिफ्रेश नहीं दे रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा ना, देखें मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या बात की, कि ये हेल्प करता है हमारी यूज, ये जो सेट माय वैल्यू का जो ये फंक्शन है जो मैंने अभी बनाया है, ये मैंने ऑन क्लिक के ऊपर लिख दिया। अब ये मेरी हेल्प करता है कि जब भी मैं क्लिक करूं तो ये वैल्यू को चेंज करवाता है, और वो वैल्यू इसके अंदर सेट होती है, वो हमें यहाँ दिख जाएगी, और मैंने लिख भी दिया है इसे। ठीक है, तो अब ट्राई करता हूँ। इसको मेरी बात बहुत बुरी लगी है। हाँ सर, देखिए। सही है, तो सेट माय वैल्यू को वो ऐसे जादू से थोड़ी सेट करेगा, कि उसको क्या पता है कि आप इसमें 1 प्लस करना चाह रहे हैं, 5 प्लस करना चाह रहे हैं, 10 प्लस करना चाह रहे हैं, तो आपको बताना सर तो पड़ेगा। माई वैल्यू भी रखेंगे ना साथ में? तो सेट वैल्यू के बाद आपको लगाना पड़ेगी यहाँ पर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर अब मैं बातचीत कर सकता हूँ, अब मैं बोलूंगा कि जो मेरी माय वैल्यू है ना, इस माय वैल्यू को बराबर कर दो माय वैल्यू में प्लस करवा के 1 को। ऐसा ही कुछ तो मैंने पहले भी बोला था ना, ऐसा ही कुछ बोला था जिसमें वो नहीं दिखा रहा था, और अब वो जो है दिखा रहे। अब देखें, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, देखें आपको पता है, आपको, मुझे पता है कि आपको भी पता है ये बात, कि जब आप किसी फंक्शन के साथ राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो वो आपका इंतजार नहीं करता। कॉल बैक में देखा था ना हमने, वो इस ऑन क्लिक का सर। वेट नहीं करेगा, वो खुद ही चल जाएगा। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ तो 1 प्लस हो, वो मेरा इंतजार थोड़ी करेगा, वो तो चल जाएगा, वो तो कहेगा कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ यस पर सर। लगाया है राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट का के मतलब होता है फंक्शन को चलाना। तो अब मैं अगर राउंड ब्रैकेट हटा दूंगा तो मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा सेट वैल्यू को कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। इसके लिए तो मुझे राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो एक ही तरीका है मेरे पास कि ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसको मैं एक एरो फंक्शन के अंदर रख दूं, ताकि क्या हो आप समझिएगा, जब भी मैं क्लिक करूं बटन को तो चले ये वाला एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखूं console डॉट लॉग करा दो ताहा, तो वो कराए console डॉट लॉग ताहा बटन को क्लिक करने पर। देखें, आया लिखा वहां पर था, ये देखें, वो करा रहे 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो, मैंने इसको यही बोला कि बटन जब भी क्लिक हो, जब भी बटन क्लिक हो तब ये वाला एरो फंक्शन जो है वो चले, और उस एरो फंक्शन के अंदर जो भी आपने लिखा है वो चले। ये नीचे पता नहीं क्यों चले जाते हैं, इसको मैं सेट कर दूं। इस एरो फंक्शन के अंदर आपने जो भी लिखा है वो चले। तो हम कहेंगे कि भाई ये मत, ये नहीं चलाना हमें, हमें असल में ये चलाना है माई सेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू को मैं सेट कर रहा हूँ माई वैल्यू को, और प्लस करवा दे रहा हूँ 1 से। क्लियर है कि ये जरूरी क्यों है एरो फंक्शन लगाना। यस सर। जी सर। अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, अब चलेगा ये। जी सर। इंशाल्लाह। लगता है सच में, आप लोगों को क्यों लगता है ऐसा कि ये चलेगा। खराब होगी, चल जाएगा चल जाएगा। पता नहीं। चलाते हैं इसको, इसको हम चला कर देखते हैं, तो क्लिक करते हैं, करूँ क्लिक करूँ। तो इस एक ये घंटे के फंक्शन को चलना चाहिए।
क्या नींद समझ खराब नहीं हो है, गई इसकी चलिए वजह से, अच्छा। बिल्कुल आंख लग रही थी मेरी तो गायब हो गई नींद। दोबारा क्लिक करूं? मैं ऐसा सो कर उठ ऐसा गई। तो नहीं कि एक दिखा के रुक जाएगा और आगे जो है मैं नहीं सर। दोबारा क्लिक करता हूँ। नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है, चल रही है। सर ये सर कोड असल में आपने आपने लिखा यूज है? स्टेट पढ़ाया है, आप ये बताना भूल गए ना। असल में तो हम बताते ही नहीं है कि हम पढ़ाने क्या वाले हैं, समझ आ रही है बात आपको? वो तो आप खुद ही पढ़ लेते हैं। भूल भुलैया जो है ना, यही है, पजल में आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखें कहानी बहुत दूर से घुमा के लाता हूँ मैं, तो ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्यूशन क्या था, और इसका अगर मैं डायरेक्ट बताता ना तो फिर आप इतने अच्छे से शायद नहीं समझ पाते। सर आप इतने जीनियस है ना, आप इस तरह लाते हैं कि अब हम भूलेंगे भी नहीं। तो अब आपको देखें, आपको मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें ऐसा क्या है, आपको क्या लगता है इसमें ऐसा क्या है कि ये जो चल रहा है, ये स्पेशल टाइप का जो ये मैंने आपको बोला वेरिएबल है, तो ये ऐसा क्या करता है कि जो आपको वैल्यू दिखा दे रहा है और पहले वैल्यू नजर नहीं आ रही थी? सर ये ना बार बार री सर रेंडर कर रहा है आपको, दोबारा बार बार जी जी चला जी चला जी कर दे रहा है। जी जी जी, एक मिनट रुकिएगा आप। कंपोनेंट रेंडर करता रात वालों, थोड़ा सब्र कर ओके सर। जी जी। तो अभी मतलब देखें, रात वाले और समरीन साहब जो है ना, अभी ना बोलें, ठीक है? तो आप लोग बताएं कि क्या हो सकती है वजह, कि क्यों ये जो है वो दिखा रहा है अभी सर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट की तरह नहीं। लूप की तरह कर रहा है ना? हाँ, ये लूप की तरह रेंडरिंग कर रहा काम है। कर रहा है, और जैसे टाइप स्क्रिप्ट में हम लॉजिक लगाते थे, ये बेसिकली लॉजिक ही है हुक्स में भी, ये जो चल रहा है। सर नेक्स्ट जेएस में तो बहुत सारी सर चीजें ये नई आई हैं, फंक्शन है तो ना, ये भी चीज फंक्शन हो के गई थ्रू होगी। हम जो है रेंडरिंग कर रहे हैं। जी जी, आप लोग करीब करीब पहुंचे, आप लोग बिल्कुल करीब करीब पहुंचे। इसका जो असल रीजन है वो ये नहीं है, जो असल रीजन है वो ये है कि ये इसको बनाया ही इसीलिए गया कि यूज स्टेट को जब आप किसी स्पेसिफिक चीज को अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं शायद। यूज स्टेट को हम्म। जब आप वैल्यू चेंज करवाते हैं, तो वो आपका पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है उसको दोबारा से चला देता है। मतलब ये जो कंपोनेंट है, ये दोबारा से क्या करता है, इसको चला देता है। इसकी वैल्यू एक दफा चेंज हुई, अभी जीरो है इसकी वैल्यू। उसके बाद आपने सेट माय वैल्यू की मदद से इसको क्या किया, चेंज किया इसकी वैल्यू। जैसी ही वैल्यू चेंज हुई वैसे ही आपका कंपोनेंट दोबारा चला। सर लेकिन यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन नहीं दे सकते? मतलब मतलब जैसे एक मतलब होता है ना कि एक हद तक इसको चलाएं और उसके बाद फिर इसको स्टॉप कर दें, इस तरह जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में नहीं कर नहीं रहे नहीं, थे। वो तो एक अलग चीज है, वो हम सर जितनी दफा क्लिक करेंगे उतनी दफा ये अपडेट करता जाएगा ना। हमें उससे तो अभी कोई वो नहीं है लेना देना, अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ही कुछ और आई। देखें, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो यूज स्टेट है, इस यूज स्टेट की वैल्यू जब भी चेंज होती है, तब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है वो री रेंडर कर देता है। री रेंडर करना मतलब दोबारा से चला देता है। और जब ये दोबारा चलाता है ना, तो अपने अंदर की जो वैल्यू होती है उसको तो सेव करके रखता ही है। मिसाल के तौर पे इसके फ्लो को समझते हैं, इसका फ्लो किस तरह है उसको देखते हैं। तो अभी इसके पास है ये वाली वैल्यू जीरो, ये वाली वैल्यू गई आपके इस माई वैल्यू के अंदर। ये जो माई वैल्यू है, ये यहाँ पर H1 में आपको नजर आ रहे हैं। आपने ऑन क्लिक से बोला कि जब भी मैं ऑन क्लिक करूं तो मुझे ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन, एरो फंक्शन आपने बनाया है, ये चला कर दे दे।
तो एरो फंक्शन के अंदर आपने ऐसा क्या बोला, आपने बोला सेट माई वैल्यू। अब ये सेट माई वैल्यू क्या है? ये सेट माई वैल्यू एक ऐसी चीज है जो कि यूज स्टेट की वैल्यू को वो अपडेट करता है, चेंज करना, अपडेट करना, कुछ भी बोल लें। और जैसे ही वैल्यू अपडेट होती है तो वो जो है सेट हो जाती है माई वैल्यू में, और यहाँ पर माई वैल्यू में सेट होती है। लेकिन वो दिखेगी कब? वो क्योंकि आपके वेब पेज के ऊपर तो पुराने डाटा नजर आ रहे हैं, तो जरूरी था कि ये पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो ताकि ये माई वैल्यू की अपडेटेड वैल्यू भी आपको दिखे, जो कि अभी यहाँ पर आई दिखने के लिए। तो यूज सेट जो है वो यही काम करता है कि जब भी वैल्यू अपडेट होती है तो पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। और री रेंडर होता है तो आपको पेज रिफ्रेश होके मिलता रहता है। जो आपका वेब पेज है ना, ये वाला, ये रिफ्रेश, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखें। मैं इसको ऊपर से यहाँ पे रीलोड करता हूँ, 0 पर आ गया ये, ठीक है। इसका काम नहीं है, इसको बंद करते हैं। ये मैं क्लिक करूंगा तो देखें अभी क्या हो रहा है, 1 दिखा रहे हैं। तो ये 1 जादू से नहीं दिख रहा, ये क्या हो रहा है, ये आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट रिफ्रेश कर रहा है आपका। अब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या है? क्या ये वाला पूरा मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है? मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या ये पूरा का पूरा जो आपका वेब पेज है, क्या वो रिफ्रेश हो रहा है? नो सर। तो सर नहीं, क्या ऐसा तो रिफ्रेश कंपोनेंट हो? हो रहा है ना। वो असल में कंपोनेंट हो रहा है सर। हमने अभी यही तो बात की थी कि H1 बट नहीं हो रहा, ये कंपोनेंट, हमारा कंपोनेंट हो रहा है सर फिर। ये वाला हो रहा है। पूरा पेज वहीं खड़ा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ ये कंपोनेंट बार बार अपडेट हो, रिफ्रेश हो रहा है। तो यही तो हमने अभी बात की थी कि वर्चुअल डॉम क्या करता है, ओरिजिनल डॉम में से सिर्फ उस चीज को अपडेट करेगा जिसको अपडेट होने की जरूरत है या जिसकी वैल्यू चेंज हुई है। और हमने यूज स्टेट को इसीलिए बनाया कि जब भी हम यूज स्टेट की वैल्यू को चेंज करें तब तब मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाए। और कंपोनेंट है ही मेरा इतना सा छोटा सा, एक H1 है और एक बटन है। तो ये जो मेरा पूरा का पूरा कंपोनेंट है ये है असल में कंपोनेंट। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिफ्रेश होते रहता है। ये देखें, रिफ्रेश 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 हो रहा है ये, और अपनी वैल्यू को अपडेटेड वैल्यू दिखा रहे हैं। तो हुआ ना ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल जी जी जो सर। कि सर। आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो ये है आपका यूज स्टेट। अभी आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया? जी नहीं। सर।